दोस्तों ये वीडियो सभी सीबीएसई के क्लास 10th वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड 402 है यानी आईटी वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो में पूरे टर्म 2 का सिलेबस यानी कि इंटरप्रेनर स्किल्स, ग्रिड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी ये सिंगल शॉट में 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ विद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जोश, हमारा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए। और सभी आईटी के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सीधा पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर आ रहा है आपका इंटरप्रेनर स्किल्स, उससे मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जिसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके 24 मई वाले पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आप ये छोटा सा वीडियो कर लेते देन आई एश्योर्ड यू कि इंटरप्रेन्योर स्किल से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। सारा क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए ही आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। हम लोग सीधा क्वेश्चन में आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 2 टर्म है। सबसे पहला कि इंटरप्रेनरशिप क्या होता है एंड दूसरा टर्म होता है प्यारे बच्चों कि इंटरप्रेनर क्या होता है। अब बच्चे ये दोनों टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे को लगता है कि ये दोनों टर्म एक ही है, बट प्यारे बच्चों हाँ आई नो कि दोनों आपस में काफी ज्यादा मिलता है, बट दोनों का मतलब एक ही नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीबीएसई आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट, प्लीज ध्यान में रखिएगा। इट इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जहां पर अगर कोई अपने बिजनेस को रन कर रहा है तो वो चाहता है कि उसके बिजनेस में और ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए वो काफी सारे डिफरेंट वेज को देखता है जिससे उसका बिजनेस और ज्यादा प्रॉफिट में आए। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। यहां पर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो इंटरप्रेन्योर है ये ध्यान रखिएगा, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में होता है। तो आज सेल्फ एम्प्लॉयड, ना कि अनएम्प्लॉयड, ठीक है। आज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो हमेशा ये ट्राई करता है कि अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बेटर करे। कुछ रिस्क ले सकता है, वो रिस्क यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। लाइक कि अगर उसका शॉप एक्स का है, जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर किसी का शॉप अगर मोबिल वगैरह बेचने का है तो वो रिस्क ले रहा है कि भाई हम अपने शॉप में टायर भी बेचेंगे, क्योंकि मोबिल वही लोग आता है, बाइक वगैरह कार वगैरह डलवाने के लिए आता है। तो हो सकता है कि उसको टायर का भी यानी कि चक्का का भी जरूरत हो। तो ये उसने रिस्क लिया, उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो यहाँ पर जो इंटरप्रेनर होता है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को बोला जाता है जो हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बेटर करने के लिए, एंड कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज के इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज ट्राई करते रहता है। उसी को इंटरप्रेनर बोला जाता है। सो प्लीज ये दोनों डेफिनेशन को रट्टा मार जाइए, मैंने हिंदी में बता ही दिया, इंग्लिश में आपके लिए लिखा हुआ है। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राइट 4 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर। मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेनर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को बोला जाता है जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, नया नया आइडियाज को ट्राई करता है, रिस्क लेने के लिए भी रेडी रहता है। तो 4 क्वालिटीज आपको बताना, सिंपल ना। सबसे पहले दे आर कॉन्फिडेंट, यस कॉन्फिडेंट है तभी तो वो रिस्क लेना चाह रहा है, तभी तो वो नया नया आइडियाज कर रहा है। उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि नया नया आइडियाज को वो ट्राई करता है। उसके बाद दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन, यस अरे भाई अगर हम रिस्क ले रहे हैं अपने बिजनेस में तो यहाँ पर हमें पता है ना कि रिस्क अगर हम ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा चले, हो सकता है कि वो चले ही ना, तो तब तो वो रिस्क ले रहा है। तो अगर नहीं चले तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, खुद एक इंटरप्रेनर होगा। और अगर बिजनेस चले नए आइडियाज से, रिस्क लेने से, तो उसका भी जिम्मेदार कौन होगा, इंटरप्रेनर ही होगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद वो गिव अप नहीं करता, अगर कोई डिफिकल्टी आता है
मतलब क्या हो गया, अगर वो जैसे मैंने बताया कि मोबिल का शॉप में अगर वो टायर बेच रहा है और अगर नहीं बिके तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर पटक लेगा, ऐसा नहीं है। वो और भी ज़्यादा नया नया आइडियाज़ को ट्राई करता जाता है, गिव अप नहीं करता है, और कोई बच्चे को गिव अप भी नहीं करना चाहिए। तो समझ में आया? यस सर जी, वेरी गुड। तो समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों की वेज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस होता है, ये एक टर्म है जो आपके बुक में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो नाम से क्लियर है ना, वेज एम्प्लॉयड, जहां पर कोई पीपल, जहां पर प्यारे बच्चों देखिए, वेज एम्प्लॉयड पीपल आर पीपल हु वर्क फॉर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। सिंपल है, नाम से क्लियर है ना, वेज एम्प्लॉयड, वेज मतलब क्या, सैलरी, कुछ मनी उसको मिलता है काम के बदले। तो सिंपल, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी और पर्सन की शॉप में जाकर वर्क करता है और उसको पैसा मिलता है, सिंपल वो क्या है, वेज एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, नाम से क्लियर है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसका खुद का बिजनेस हो, सिंपल हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, वो किसी और पर डिपेंडेंट ना, हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। तो और वो किसी के अंडर काम ना करता, वही सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। तो प्यारे बच्चों इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, नाम से ही क्लियर है, समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ना इजी है, बिल्कुल इजी है, एकदम हलवा है, बट थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ सकता है। देन इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। इसमें दो पर्सन है, एक रम्या, एक रामू, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि रम्या एंड रामू बोथ ऑन प्लांट शॉप, यानी क्या हो गया कि भाई कोई प्लांट बेचता, यानी कि आपको पता होगा प्लांट वो बेचता है, तो प्लांट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट्स को बेचता है, ठीक है। दोनों का अपना अपना शॉप है, एक ही शॉप के अंदर नहीं, अलग अलग शॉप है, दोनों का अपना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रामू सीट्स एट हिज शॉप एवरीडे, यानी कि रामू हमेशा अपने दुकान में बैठता है। उसके बाद व्हेन कस्टमर कम ही सेल्स टू देम, यानी कि रामू अपने प्लांट शॉप में बैठा हुआ रहता है हमेशा, और कोई कस्टमर आता है और वो बोलेगा कि भाई मुझे वो वाला प्लांट चाहिए, वो उसको वो वाला प्लांट बेच देता है, सेल कर देता है, सिंपल। बट आगे क्या बोला जा रहा है कि रम्या वॉक्स अराउंड एंड गेट कस्टमर टू हर शॉप, यानी कि रम्या थोड़ा मेहनत करता है, कस्टमर को अपने दुकान में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बुलाने की कोशिश करता है। सी ऑल्सो सेल सीड एंड फ्लावर्स विद प्लांट्स। अब देखिए रम्या का यहाँ पर आपको समझना है, रम्या अपना कुछ नया बुद्धि लगा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाह रहा है, कुछ आप देख रहे हैं रिस्क कैसे ले रहा है कि प्लांट के साथ साथ उसने सीड्स को भी और फ्लावर्स को भी बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्लांट्स के साथ। आगे रम्या माफी चाहूंगा, ये लड़की है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैंने ही लेके बोल दिया, कोई नहीं। सी ऑल्सो सेल्स सीड्स एंड फ्लावर्स विथ हर प्लांट्स, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या पूछा है कि हु इज एंटरप्रेनर आउट ऑफ रम्या एंड रामू एंड वाई। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, कुछ नहीं है। रामू एक लड़का है जो अपने शॉप में प्लांट्स को बेचता है, कस्टमर आता है उसको सेल कर देता है। बट रम्या एक ऐसी गर्ल है जो क्या करती है, सबसे पहले वो कस्टमर को तो बुलाना चाहती है अपने शॉप में, बट उसके साथ साथ वो सीड्स भी बेचती है और फ्लावर्स भी बेचती है प्लांट के साथ साथ। तो आपको बोला जा रहा है कि एंटरप्रेनर कौन है। अरे भाई एंटरप्रेनर का मैंने डिफिनेशन बताया ना, बस वही आपको लगाना। एंटरप्रेनर कौन होता है, जो अपने बिजनेस में लेने के लिए रेडी होता है और कुछ ना कुछ नया आइडिया को ट्राई करता है। तो बताइए रामू क्या कुछ नया आइडिया को ट्राई कर रहा है? अरे कहां कर रहा है, वो तो बस बैठा हुआ दुकान में प्लांट्स को बेच रहा है, तो कहां एंटरप्रेनर हुआ? रम्या क्या हुई, एंटरप्रेनर हुई। रीजन क्या है, नए नए आइडियाज को लेके आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रम्या इज एन एंटरप्रेनर एज शी इज वर्किंग टू ग्रो हर बिजनेस, शी हैज आल्सो एडेड अ डिफरेंट आइडिया टू हर बिजनेस। वही सब डेफिनेशन है वो मैंने बताया, वही लिखना है। आई होप मैंने काफी अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा और आपको समझ में आया होगा।
बस अब हमारा लास्ट का कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 4 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो ध्यान रखिएगा एक चीज को, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर मैंने बताया था क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बट अब नीचे क्या बता रहा हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा ये फंक्शन है तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत है, नहीं भी है, बट आपको ऐसे लिखना है। 4 फंक्शन क्या है, खुद से डिसीजन लेता है, अपने बिजनेस को मैनेज करता है, रिस्क लेने के लिए रेडी रहता है, और कुछ ना कुछ नया आइडिया, नया मेथड या फिर कुछ नया प्रोडक्ट को क्रिएट करता है ताकि वो सेल हो सके। तो ये 4 फंक्शन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर से 2 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स हाईएस्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स में 4 फंक्शन से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सो प्लीज ये चारों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट 4 मिसकंसेप्शंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि 4 मिस भी बोल सकते हैं या फिर आपका मिसकंसेप्शन। बात एक ही है प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है कि क्या 4 मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। यस, कि हर एक आप बिजनेस का आइडिया एक स्पेशल होना चाहिए या फिर यूनिक होना चाहिए। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, यूनिक होना नहीं चाहिए, ये आपका मिसकंसेप्शन है। यानी लोग को लगता है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये 4 मतलब ये सारे पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो होना चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। यही होता है मिसकंसेप्शन, यही होता है मिस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या यहाँ पहला पॉइंट है कि सभी बिजनेस आइडिया को यूनिक होना चाहिए, नहीं, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। जरूरी नहीं है कि सारा बिजनेस आइडिया यूनिक हो, कहीं से कोई कॉपीड भी रहेगा या कोई पुराना भी आइडिया रहेगा तो भी वो बड़ा हो सकता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा मिसकंसेप्शन क्या है कि अ पर्सन नीड्स अ लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। यस, लोग को लगता है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये जरूरी नहीं है। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करिएगा तो वो नॉर्मल अमाउंट में भी हो जाएगा। नेक्स्ट कि एंटरप्रेन्योरशिप वही होते हैं जो पर्सन जिसके पास काफी बड़ा बिजनेस होता है, ये भी मिसकंसेप्शन है। उसके बाद ये भी मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स मतलब बाय बर्थ होते, कोई बन नहीं सकता लाइफ में, ऐसा नहीं होता, बाय बर्थ कुछ भी नहीं होता है। तो ये 4 मिसकंसेप्शन आपको याद कर लेने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट 4 पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी, यानी मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि 4 पॉजिटिव इंपैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी में क्या होता है। तो मैंने आपके लिए 5 लिखा है। इनकरेज वेलफेयर, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, क्रिएट्स जॉब, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। ये सारा पॉइंट्स आपको लिख के आना है। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर। तो एंटरप्रेन्योरशिप का 2 डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला कि कोई भी फिक्स इनकम नहीं होता। नेक्स्ट प्यारे बच्चों की प्रॉब्लम ऑफ जनरेटिंग फाइनेंस इन द बिगनिंग ऑफ कैरियर। ये आपका 2 डिसएडवांटेज है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग एज अ होमवर्क लीजिएगा, हाउ एंटरप्रेन्योर हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी। अब देखिए नीचे आंसर लिखा हुआ है, बट इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने वर्ड्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे मतलब हेल्प करता है एरिया एंड सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। तो इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने वर्ड्स में बताइए, लिखा हुआ है आइडिया ले सकते हैं, बट अब अपने वर्ड्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर एंड होता है। एंड आई एश्योर यू कि इस चैप्टर से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, जो मैंने बताया वो समझ लिया, रट लिया, अगर आपको रटना है तो इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर से आई गेस 2+2 आई थिंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो आपके मुट्ठी में फिक्स हो जाएगा। ओके, सो प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो
ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने वन शॉट के अंदर अब तक एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं चाहने में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला जो चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा तो ही आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें सारे क्वेश्चन को आपको कंप्यूटर में मुझे कर करके दिखाना पड़ता तो ही आपको जल्दी समझ में आता। बट जैसा कि हमारे पास टाइम अब बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताने में 10-10 मिनट का टाइम लगाऊं? नहीं है ना प्यारे बच्चों। इसलिए इसमें से बहुत कुछ आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोडिंग टाइप पे आपको कंप्यूटर में करना पड़ेगा। बट अगर आपने किया है तो वेरी गुड, नहीं किया कोई बात नहीं, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो कर लीजिए, बस कहानी सेट है। तो प्यारे बच्चे सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन से इस चैप्टर का, जो कि है व्हाट इज डेटाबेस। तो देखिए डेटाबेस का डेफिनेशन तो आपको याद करना पड़ेगा, मैं मीनिंग आपको समझा देता हूं। बट पहले डेफिनेशन देखिए, इट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। ये तो आपका भाई डेटाबेस का एक मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, नाम से क्लियर है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करना। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सपोज कीजिए कि कोई स्टेशनरी का शॉप है। स्टेशनरी मतलब क्या हो गया, जहां पर कॉपी किताब बुक वगैरह मिलता है। तो जो शॉपकीपर यानी कि जो स्टेशनरी के जो मालिक है, जो बुक्स वगैरह को बेचते हैं, उन्होंने क्या किया है कि 2 डायरी को प्रिपेयर किया है, जिसमें पहले डायरी के अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो भी कस्टमर उनसे स्टेशनरी का सामान खरीदने आता है, अगर वो पैसा ना दे पाए, होता है ना कि उधारी ले जाता है, तो उसका डिटेल्स उसने पहले वाले डायरी के अंदर लिखा। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई सपोज कीजिए कि कोई स्कूल का बच्चा उस दुकान में आया कि भैया मुझे ये वाला बुक चाहिए। हो सकता है कि वो वाला बुक उस वाले स्टेशनरी शॉप में उस टाइम अवेलेबल ही ना हो, तो उनके पास दूसरा डायरी है जहां पर वो लिख देंगे कि यस बच्चों की डिमांड है ये बुक का, तो मुझे ये वाला बुक को ऑर्डर करना है। तो क्या हो गया, ये 2 डायरी बनाने से सिस्टमैटिक वे में डेटा को कलेक्ट कर लिया उस वाले स्टेशनरी शॉप के शॉपकीपर ने। तो यही क्या होता है डेटाबेस। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो इसी तरह आपका काफी कुछ को सिस्टमैटिक वे में स्टोर किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। इतना आपके लिए एग्जांपल काफी होगा, ये मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया, ये आपको याद कर लेना है। ओके वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट की व्हाट इज DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्यारे बच्चों जो मैंने आपको डेटाबेस बताया ना ऊपर, उसको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर का यूज होता है, और वो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमने सारा डेटा को कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर की मदद से सारा कुछ को अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि सपोज कल कोई हमारा पुराना कस्टमर आया कि भाई आज मेरा जितना भी हिसाब बकाया है आज मैं पूरा कर दूंगा, तो आपको खोजना ना पड़े, इसलिए फटाफट आप क्या कीजिएगा, कंप्यूटर में वो वाले कस्टमर का नेम डालिएगा और फटाक से ना आपको पता चल जाएगा कि उसका कितना पैसा बकाया है, यानी कि उसको कितना पैसा देना है। तो वो सब क्या होता है, DBMS को बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डेटाबेस। ये आपको याद करना है प्यारे बच्चों। देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, वो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बट याद आपको टेक्निकल डेफिनेशन को रखना है। अब नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा चांस है कि नेम टू DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर आपको बताना है। तो मैंने ऊपर आपको बताया कि ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है। तो काफी सारा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, उसमें कुछ चीजों का नेम है MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सब आपको याद कर लेना है। Any2 तो याद आपको होना ही चाहिए। क्लियर है, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिमाग में रख सकते हैं कि फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लैट फाइल के अंदर डेटा को सिंगल टेबल के अंदर ही स्टोर किया जाता है, बट रिलेशनल को नाम से क्लियर ना, रिलेशन यानी कि एक से ज़्यादा टेबल मान लीजिए तो वो हमारा क्या होता है, रिलेशन के अंदर आता है। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक टेबल में अगर हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे तो उसके लिए जो डेटा का अमाउंट है वो भी कम लगेगा, और रिलेशनल में अगर ज़्यादा टेबल बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सुटेबल होगा। क्लियर है? वेरी गुड, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब लाइक करते जाइएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, डेटाबेस सर्वर क्या होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो मैंने आपको डेटाबेस का डेफिनेशन ऊपर बताया था, ये सर जी बताया था कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। तो इसका भाई एडवांटेज क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मैंने 4 यहाँ पर एडवांटेजेस आपके लिए लिखा है। सबसे पहले ये डेटा सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है, ये हेल्प करता है डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। सर ये होता क्या, मैं आपको बताऊंगा। ये आपका रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को। सर ये सब का मतलब क्या है, तो पहले आप इसको याद कर लीजिए। इसका मतलब मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में अभी बताता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो डेटाबेस है उसका एक एडवांटेज है कि ये डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। तो सर डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, तो प्यारे बच्चों डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हम लोग डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया था, कहां गया, इट हेल्प टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। सर ये होता क्या है, तो मैं बता दूं कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो एक्यूरेट हो एंड कंसिस्टेंट हो, उसी को डेटा इंटीग्रिटी बोला जाता है। ओके, उसके बाद मैंने एक पॉइंट और बताया था, नहीं बताया था, चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर ये डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डेटाबेस के अंदर मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज का सेम डेटा होना चाहिए, तो इसी को हम लोग डेटा कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो सर आप तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, टाइम कम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको बेसिक एग्जांपल देखिए समझा भी दूं, बट आपको लिखना यही वाला चीज है एग्जाम के अंदर, इसलिए प्लीज याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट टू फीचर्स ऑफ डेटाबेस। तो प्यारे बच्चों डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल हो सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय RDBMS, मतलब क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको याद कर लेना है, डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और मैं इसको अच्छे से समझाता हूं कि प्राइमरी की क्या होता है, उसके बाद ये फॉरेन की, ये दोनों क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्राइमरी की क्या होता है, सबसे पहले ऐसा कॉलम जानते हैं ना, ये ऊपर से नीचे वाले को कॉलम बोलते हैं। तो ऐसा कॉलम जो यूनिक हो एज वेल एज नल ना हो, मतलब क्या हो गया, मतलब मैं बता दूं, सपोज हमने एक टेबल बनाया, आप देख पा रहे हैं ये हमारा टेबल है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, यूनिक होना चाहिए। तो सपोज हमारा ये वाला कॉलम है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या यूनिक, यानी कि देखिए यहाँ पर 1 और 2 है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है, यूनिक है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिक हो गया। नल नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हो गया, खाली नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए ये वाला कॉलम, इसमें 1 भी है 2 भी है, कुछ खाली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकिएगा, तो यहाँ पर आपको खाली तो कुछ नहीं दिख रहा है, यस, क्योंकि देखिए सारा यहाँ पर फील्ड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। बट ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की का एक और मतलब की चीज है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। पहले मैंने बताया कि वो नल नहीं होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, बट उसके साथ साथ प्राइमरी की हम लोग उसको बोलेंगे, वो वाले कॉलम को बोलेंगे
जो हमें बगल वाले से मिल रहा हो। मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये हमारा एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, जहां पर स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है और फीस है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था यूनिक होना चाहिए एज वेल एज खाली नहीं होना चाहिए, तो ये चारों कॉलम आपको यूनिक दिख रहा होगा और खाली आपको कोई भी कॉलम देखने को नहीं मिल रहा है। बट मैंने क्या बोला था कि प्राइमरी की उसको माना जाएगा, वो वाले कॉलम को जो हमें सामने से मिलता है ना कि हम देते हैं। तो मतलब क्या हो गया, सपोज हम एडमिशन करवाने गए तो वहां पर हम उनको बताएंगे कि स्टूडेंट नेम यानी मेरा नाम क्या है, आप उनको बताएंगे कि हमें कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है। पर बच्चों फीस ना यूनिक आपका हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि देखिए अगर क्लास 10th में 2 बच्चा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका फीस भी सेम होगा। बट जो स्टूडेंट आईडी है वो हमें कहां से पता चलेगा, स्टूडेंट आईडी हम नहीं बताएंगे बल्कि सामने वाला हमें बताएगा सारा डिटेल्स मेरा मांगने के बाद। यानी क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की इस वाले केस में होगा क्योंकि ये हमें सामने से मिलता है ना कि हम देते हैं। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, वेरी गुड। तो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पर थोड़ा ऊपर है, ये आप लोग देख लीजिएगा। कंपोजिट प्राइमरी की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो नेक्स्ट फॉरेन की है इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टेबल के बीच में आपस में रिलेशन को बनाना, ये हमारा या फिर 2 टेबल को आपस में मर्ज करने वाला जो काम करता है वो फॉरेन की करता है। मतलब क्या हो गया, अब देखिए ये टेबल है स्टूडेंट नाम का, ये टेबल है टीचर नाम का। तो आप देखिए इस वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी है और नीचे वाला टेबल में भी स्टूडेंट आईडी है और दोनों कॉमन है, यानी कि जो स्टूडेंट आईडी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो वेरी गुड। तो यही था, बाकी मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि इट इज यूज टू लिंक 2 टेबल, जो मैंने बताया वो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस से कि आपको 2 टेबल दिया हुआ है, एक स्टूडेंट दूसरा टीचर, और उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन स्टूडेंट एंड टीचर टेबल। तो आपको बताना है कि प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल में एंड टीचर टेबल में कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था, यूनिक होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए और सामने से वो चीज हमें मिलना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी ये वाला पूरा आपको छाप देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी की ऑफ टेबल स्टूडेंट हो जाएगा। नीचे आप टीचर वाले में भी प्राइमरी की पूछा है, तो प्यारे बच्चों टीचर के लिए भी, अगर टीचर को कोई स्कूल में मतलब कि अगर कोई भी टीचर को अगर स्कूल में जाके अपना जो भी इंटरव्यू वगैरह करवाना है तो पहले टीचर अपना नाम देगा ना प्यारे बच्चों, और उसके बाद जब टीचर अगर कोई स्कूल वाला टीचर को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो स्कूल वाला टीचर को एक यूनिक आईडी देगा। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वही हमारा हो जाएगा प्राइमरी की, यानी कि टीचर वाला टेबल में टी और आपको ये दिख रहा है आईडी, ये हमारा क्या है, प्राइमरी की है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और है कि आइडेंटिफाई द फॉरेन की इन द टीचर टेबल। तो मैंने आपको बताया फॉरेन की क्या होता है कि जो हमारा 2 टेबल को आपस में लिंक करे, तो स्टूडेंट आईडी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा DBMS का कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवा दिया। एंड आई होप अब आपका काम क्या, इसको याद रखना। यस, याद आपको रखना पड़ेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं जो मैं क्या करूंगा, मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर वो PDF को गो थ्रू कर लीजिएगा, जहां पर कुछ और क्वेश्चन मैंने दिया है वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खत्म होता है। अब मैं चलता हूं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, बट उससे पहले एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट चैप्टर है उसका नेम है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। और प्यारे बच्चों यकीन माने ये वाला चैप्टर बहुत ही इजी टाइप है, मतलब कि आपके डे टू डे लाइफ पे ही बेस्ड है। जो भी आपने अब तक नाम सुना होगा सारा चीज इस वाले चैप्टर में दे रखा है, यानी कि फर्स्ट एड से रिलेटेड वाईफाई क्या होता है नहीं पता है क्या, आराम से पता है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें मैं कुछ ही क्वेश्चन करवाऊंगा और
और बाकी सब आपको करना है टाइम को देखते हुए। बट फटाफट मैं चलता हूँ सीधा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले जोश हाई है ना? यस, क्योंकि हमने 3 चैप्टर सिंगल शॉट में कवर अप कर दिया है और चौथा चैप्टर भी इसी शॉट में, यानी कि एक ही शॉट में पूरा आईटी आपका कवर अप हो रहा है, इसलिए आप लोगों का जोश हाई होना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन की डिफाइन नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग क्या होता है? तो मैं बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि दो कंप्यूटर के बीच में कोई भी रिसोर्सेस या फिर इंफॉर्मेशन का शेयर करना या शेयर होना, यही हमारा क्या कहलाता है? नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग टू बी मोर स्पेसिफिक कंप्यूटर नेटवर्किंग ये चीज को बोला जाता है। तो क्या डेफिनेशन? दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन अमंग कंप्यूटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। सिंपल है, वेरी गुड। तो अब मैंने आपको नेटवर्किंग बता दिया, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? एडवांटेजेस। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया ना कि दो कंप्यूटर के बीच में कोई भी रिसोर्सेस या इंफॉर्मेशन का शेयर होना, तो पहले एडवांटेज क्या हो जाएगा कि भाई डेटा का शेयर करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग डेटा को शेयर करेंगे, तो ये एडवांटेज हो गया। कुछ फाइल को ट्रांसफर करना है तो वो भी एडवांटेज है। हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, ये सारा एडवांटेजेस होता है, दिमाग में आपको रखना है। ओके, थर्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। फोर्थ वाला वाईफाई। वाईफाई क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है। तो वाईफाई मतलब कोई भी एक बच्चा नहीं होगा जिसको वाईफाई के बारे में नहीं पता है। फुल फॉर्म भले नहीं पता होगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। वायरलेस फिडेलिटी, ये आपका वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। वायरलेस फिडेलिटी, इसको याद रखिएगा स्पेलिंग के साथ। अब देखिए प्यारे बच्चों, वाईफाई क्या होता है बताइए? दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क। मतलब क्या हो गया कि सपोज मेरे मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगा अरे भैया भैया, दीदी दीदी, पापा पापा, मम्मी मम्मी, अपने वाईफाई को चालू कीजिए ना। या फिर हम उतना बोलते ही नहीं, सीधा मोबाइल लेते और खुद से क्या कर देते हैं, हॉटस्पॉट चालू कर देते हैं और अपने मोबाइल में वाईफाई को ऑन करके कनेक्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या वाईफाई है वही आपको लिखना है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या होता है प्यारे बच्चों? मतलब क्या हो गया कि वाईफाई को क्यों यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है। तो जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स हो गया, आउटडोर एरियाज हो गया, जहां पर जैसे कि देखिए, जहां आपको पता होगा कि जियो फाइव वगैरह भी लोग लगाते हैं, जियो फाइबर वगैरह भी लगाते हैं, तो ये सब उस एरिया में नहीं लग सकता जहां पर केबल का कनेक्शन ना हो। तो इसलिए वाईफाई का यूज क्या होता है कि वायरलेसली, यानी बिना वायर का आपको नेटवर्क मिल जाए, इसलिए वाईफाई का यूज किया जाता है। प्लीज दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एंड WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस तो फुल फॉर्म हो गया, नाम से क्लियर है। लोकल मतलब क्या हो गया कि स्मॉल एरियाज को कवर करेगा। उसके बाद क्या, वाइड यानी कि समझ रहे प्यारे बच्चों, काफी लंबा चौड़ा, यानी कि इट स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज। इसको याद रखिएगा, ये नेटवर्क है दो टाइप का, ये दिमाग में रखना है आपको। उसके बाद आपको बोला जा रहा है फुल फॉर्म, तो यस एग्जाम में आ सकता है। 2 मार्क्स का 4 गो आपको दे दिया जाएगा एब्रिविएशन और फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार CBSE में आ चुका है, तो प्लीज आपको याद कर लेना है। पहला DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ISP ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मोडेम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देन WWW ये सबको पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। LAN मैंने बताया आपको। MAN ये भी आपका नेटवर्क का टाइप है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 मेट्रो सिटी को कनेक्ट करता है ये नेटवर्क। देन वाइड एरिया नेटवर्क। देन P2P यानी कि पीयर टू पीयर, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं हम लोग कि इंस्टेंट मैसेजेस क्या होता है। तो नाम से क्लियर है, इंस्टेंट यानी कि फास्ट। ठीक है, बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट मैसेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके का कम्युनिकेशन का टाइप है, कम्युनिकेशन का फॉर्म, यानी कि 2 लोगों के बीच में बात करने का ये एक तरीके का जरिया है। और ये जो इंस्टेंट मैसेजेस है ये इंटरनेट के थ्रू होता है और ये हमें ऑफर करता है कि हम तुरंत
टेक्स्ट के थ्रू, यस टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू तुरंत दो के बीच में बात हो सके। तुरंत, ऐसा नहीं कि हमने मैसेज किया और बगल वाले पास वो वाला मैसेज 10 घंटा बाद पहुंच रहा, नहीं, इंस्टेंटेंटली जैसे हमने मैसेज किया फटाक सना विद इन 1 to 2 सेकेंड्स रिसीवर के पास वो वाला मैसेज पहुंच गया। उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस बोला जाता है। तो अब आपको ऊपर क्या बोला जा रहा है, 5 एप्लीकेशन बताना है इंस्टेंट मैसेजेस सॉफ्टवेयर का। तो आपको ध्यान में रखना है गूगल टॉक, याहू मैसेंजर आप लोग चलाते होंगे, स्काइप, ये सब आप लोग दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके प्यारे बच्चों, वेरी गुड, समझ में आ रहा ना, अरे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे एफर्ट के लिए फटाफट कर दीजिए प्यारे बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट की ब्लॉग क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए ब्लॉग के बारे में, तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ये सब आप लोग यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 वेबसाइट जो ब्लॉग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि वेब पेज एंड वेबसाइट में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि सिंगल HTML डॉक्यूमेंट को वेब पेज बोला जाता है एंड जो वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है उसको वेबसाइट बोला जाता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद ये सारा ब्लॉग वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जो है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है। सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्या होता है, आप घर बैठे बैठे, या फिर ये बोल सकते हैं कि टाइम सेविंग है, कन्वीनियंट है, ये आपका टाइम बचाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप घर बैठे बैठे अगर किसी को अर्जेंटली पैसे की नीड्स हो और वो आपसे काफी दूर हो, तो आप फटाक से ना एक चुटकी बजाते हुए ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सब तो आप लोग खुद से बना के भी लिख सकते हैं, नीचे पढ़ने की भी क्या जरूरत, आराम से आप लोग लिख पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऐसा 5 वेबसाइट जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है, तो भाई फ्लिपकार्ट भी करने लगा आजकल, अमेजोन वगैरह, ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बट ध्यान रखिएगा उसमें पेटीएम वगैरह मत लिख दीजिएगा, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड नहीं, यहाँ पर वेबसाइट बोला है, ना कि कोई पेमेंट का मोड, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट है, इसलिए फ्लिपकार्ट, रेड बस, अमेजोन वगैरह वगैरह ये सब आपको लिख के आना है। बट अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो दोनों में डिफरेंस, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कौन सा पेमेंट टूल्स का हम लोग यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो यहां पर आपको यूज करना है जो आप पिछले वाले क्वेश्चन में सोच रहे थे, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है यहां पर लिख दीजिएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, वेबसाइट बोलेगा तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह लिखना है, पेमेंट टूल्स बोलेगा तो क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सब, फोन पे, गूगल पे वगैरह लिखना है। ओके, 2 बेनिफिट्स मैंने बता दिया, टाइम सेविंग, कन्वीनियंट होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों इंटरनेट सिक्योरिटी का पर्पस, तो यस ध्यान में रखिएगा, टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट, ये इंटरनेट सिक्योरिटी का डेफिनेशन है, याद रखना है। ओके, उसके बाद ये सब तो ठीक है, उसके बाद मैं चलता हूं जो इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 5 टिप्स जिससे आप लोग अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या फिर क्या चीज हम यूज करेंगे जो हमारा पासवर्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आपको पता होगा कि लंबा पासवर्ड लिखिए, उसके बाद आप लोग स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हैं, उसके बाद लोअर अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट दोनों का यूज किया कीजिए, ये सब तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर्स का भी यूज कीजिए, सिंबल्स का भी यूज कीजिए, अल्फाबेट्स का भी यूज कीजिए, तो ये सब तो आपको पता ही, इसमें मैं क्या बताऊं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करो भाई, ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद वर्कर्स अगर ट्रेंड रहेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेफली हैंडल कर पाएगा, तो ये सब पॉइंट है। नेक्स्ट की फर्स्ट एड का रूल्स आपको बताना है, तो फर्स्ट एड, अरे वही वाला फर्स्ट एड है जो आप सोच रहे हैं, क्या होगा, एश्योर द इंजर्ड पर्सन टू रिमेन calm and not to panic, keep them warm if they are under shock, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि एक्सीडेंट और इमरजेंसी में डिफरेंस क्या होता है, प्लीज इस वाले चीज को दिमाग में रखिएगा। 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट पूछा है, तो भाई रोड एक्सीडेंट हो गया, वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, क्लिनिकल, स्पोर्ट्स रिलेटेड यानी खेलते
खेलते आप गिर गए, तो ये सब क्या है, ये सब आपका एक्सीडेंट का टाइप से, सिंपल। तो यही सब था प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार आप पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। और हमारा एफर्ट अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, देखिए 1 घंटे के अंदर ये सारा चीज कंप्लीट करना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था, बट हमने आपके लिए किया है। तो एक सब्सक्राइब और एक शेयर किए बिना मत जाइएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके अगर आपको पीडीएफ गो थ्रू करना है तो कर लीजिएगा। आई होप इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली इनबिल्ट हुआ होगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।